सामने ख़वातीन और हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिल की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा बिफोर वी गेट इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि आप टाइटल देखकर आए हैं। एआई के बारे में बात होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त बात होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिकली एआई कितना अच्छा परफॉर्म करती है, किस तरह परफॉर्म करती है, ये मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा भी। और आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा कि यार ये जो बातें हैं, जो भाषण है, जो फ़लसफ़े की चीज़ें हैं, वो क्या रियलिस्टिक हैं भी कि नहीं। लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दैट, 2 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट की। साइमन डिक्सन एक साहब हैं, ब्रिटिश साहब हैं, और जियोपॉलिटिकल एक कन्वर्सेशन थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन थी। उन्होंने 2 घंटे लगा के बहुत डिटेल में बताया कि इस वक्त दुनिया भर में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उससे किस किस्म की चेंजेस मुतवक्को हैं। एक नया ज़ाविया, एक नया फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है ना, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इज़राइल वाला, या यूएस एंड ईरान वाला, पाकिस्तान का इसके अंदर जो रोल है, चेंजेस जो रीजन में आने वाली हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर बात की है, जिससे आई गारंटी यू अगर आप उसको 2 घंटे सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्जेसन है, टू दी एक्सटेंट कि मुझे लिंक्डइन के ऊपर लिटरली एक साहब ने आके मैसेज भी किया। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कहीं पर स्क्रीनशॉट में लगा भी दूँ, जिस पर उन्होंने मुझे बोला कि मुजम्मिल भाई, क्या ज़बरदस्त कॉन्वर्जेसन थी और ऐसे गेस्ट आप लेकर आए हैं, तो अब तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी क्वालिटी के, इसी लेवल के गेस्ट बार बार आएँ। अच्छा, मैंने उनको ना बड़े दुखी दिल के साथ रिस्पॉन्ड किया, वो भी अगेन यहाँ पर कहीं पर नज़र आ जाएगा, जिसमें मैंने उनको बताया कि यार मैं ले तो उनको आया, लेकिन आप ज़रा उस पॉडकास्ट के ऊपर जाके व्यूज़ देखें, क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरे पास सारी वो आ रही होती है कि पिछली 10 का जो वीडियोज़ गई हैं उसमें किस रैंक के ऊपर आपकी वीडियो है। तो पिछली 10 वीडियोज़ में से 10वें नंबर पे थी। इतना कम लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, इतना कम लोग उसको देखना चाह रहे थे। और वो बड़ी एक दुःख की बात थी मेरे लिए पर्सनली। इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, कम भी परफॉर्म करती हैं, आई डोंट रियली केयर। लेकिन जब अगर आप एक किसी इंटरनेशनल बंदे को लेकर आते हैं ना, और ख़ासकर आप ये कह कर लेकर आते हैं कि सर बहुत बड़ी ऑडियंस है, प्लीज़ आप हमारे पास आएँ, आप इंगेज करें। इनको मैंने बताया, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो बड़ी रिसर्च कर कर आए और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया, जो कि हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि इन मैनी वेज़ हम सॉफ्ट पावर कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल थॉट लीडर्स को पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हम एक ऑडियंस जब लेकर आते हैं तो इंटरनेशनल जो स्पीकर होता है, थॉट लीडर होता है, उसको पता लगता है कि यार एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, पाकिस्तानी लोग हैं, मैंने उनको भी सेटिस्फाई करना है, उनको खुश करना है। जिस तरीके से इंडियंस हैं, अगर वो इंडियन एक पॉडकास्टर हैं जो इलॉन मस्क से जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो पॉडकास्ट उनको क्यों मिली है? क्योंकि उससे उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडियन ऑडियंस है, जो कि उनको पता है कि यार देखने वाली है। तो इन लोगों को इंसेंटिव होता है कि ये जो है ना उस ऑडियंस को खुश करें, उस ऑडियंस के लिए वो टाइम निकाल के बैठें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम किसी बड़े गेस्ट को लेकर भी आते हैं, हम अगर वाकई कोई अपॉर्चुनिटी निकाल भी लेते हैं, तो हमारी ऑडियंस देखती नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि चलें, पाकिस्तानियों को पैसों से बड़ी नफरत है और वो पैसे नहीं देना चाहते, और उनको होता है कि ये व्यूज़ की बात जब हो रही है तो डॉलर की बात हो रही है। हालांकि उसमें भी कोई गलती नहीं है। ये दोनों की दोनों चीज़ें इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, चाहे वो इंसेंटिव मेरे लिए हो टू कीप ऑन अपीयरिंग हियर एंड टॉक, या वो किसी गेस्ट के लिए हो। गेस्ट भी जो आता है वो बड़े एक बेसिक इंसेंटिव के लिए आ रहा होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर वो एक बड़ी ऑडियंस से बात कर सकें। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब भी अंग्रेज़ी में बात होती है, जब भी किसी बाहर के बंदे से बात हो रही होती है, हमारे लोग सुनते ही नहीं हैं। वो आके हमेशा मुझे आके कहते हैं कि जी आप पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहे हैं, उर्दू में बात करें। भाई मेरा कंटेंट सारा का सारा ग्लोबल है। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को ग्लोबलाइज़ करें, आप एक्सपोर्ट फोकस्ड हों, आप डॉलर फोकस्ड हों। आप उर्दू में कैसे हो ग्लोबलाइज़ कर सकते हैं? उर्दू बहुत अच्छी ज़ुबान है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर देखना है, तो आपको इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में आपने बोलना है, इंग्लिश में आपने कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपको वो इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, अगर आपको वो इंग्लिश एंग्जायटी देती है, या अगर आपको ये बाहर के लोग एंग्जायटी देते हैं, तो इसका बड़ा एक आसान हल है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे इन चीज़ों से, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। आप सुनें, आप मैं तो कहता हूँ यार मुझे ना सुनें, आप बाहर के दूसरे लोगों को ही सुन लें। जो डिफरेंट इतने सारे चैनल्स हैं, पूरी दुनिया है आपके सामने, जिसको आप सुनें, सुन के आप उससे कनेक्ट करें। लेकिन जो खासकर आपके पाकिस्तानी ऐसे नोड्स हैं, मैं देख रहा हूँ मोहित पीरज़ादा साहब का एक चैनल है जो कि इंग्लिश फर्स्ट चैनल है। वहाँ पर भी लोगों को जाके सुनना चाहिए। जितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि इंग्लिश फर्स्ट हैं और स्पेशली बाहर के लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली उनको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट पावर बनती है। एज एन एम्बेसडर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपीयर हो सकता हूँ पाकिस्तानियों के लिए कि मैं पाकिस्तानियों का नैरेटिव, पाकिस्तानियों का ओपिनियन जो है वो इन लोगों के सामने रख सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ तब पॉसिबल है अगर मैं जब इनको रीच आउट कर रहा हूँ तो उनको नज़र आ रहा हो कि यार अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी ऑडियंस है जो कि हमें देखेगी भी। तो पहला तो ये काम, अगर छोटी सी रिक्वेस्ट है, साइमन डिक्सन वाली वो पॉडकास्ट है, बराह करम उसको जाके देख लें, क्लिक कर लें, 15 मिनट देख लें। वो एल्गोरिदम भी खुश हो जाता है उससे, व्यू काउंट भी बढ़ जाता है।
और जो गेस्ट है ना उसके सामने एक इज़्ज़त रह जाती है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उनको बोल के बुलाया था कि जी पाकिस्तानी बड़े लोग हैं और वो सुनना चाहते हैं, और फिर अगर उसको ना कोई देखेगा तो वो फिर जनरली लोग जो है ना फिर इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तानियों से एंगेज करने के लिए। और ये मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है कि मैंने जब बताया ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लिटरली अगर ये बोलूँ ना मैं इंडिया से हूँ, तो 2 मिनट में गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडियन ऑडियंस जो है वो देखने के लिए बैठी हुई है। बहुत सारे इंडियन चैनल्स हैं जो इंग्लिश फर्स्ट हैं, वो कंप्लीटली वो इंडिया में बैठे हुए हैं, वो इंग्लिश फर्स्ट हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो जैसे ही आप थोड़ा सा भी अंग्रेज़ी होते हैं, तो वो पहली फुर्सत में आके आपको 4 गालियाँ देते हैं, आपको पुट डाउन करते हैं, आपको बोलते हैं कि यार तू पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं बना रहा? भाई पाकिस्तानियों के लिए लाखों लोग बना रहे हैं। मैं कितने लोग हैं जो इंग्लिश फर्स्ट हैं? अगर कोई बंदा इंग्लिश फर्स्ट हो रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प हिम सो दैट ही कैन एक्चुअली गो आउट इन द वर्ल्ड एंड रिप्रेजेंट यू। बड़े मेरे दिल के करीब है, बड़ा मुझे दुःख भी होता है। मैं बहुत प्यार और तहम्मुल से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं रूड ना लगे। लेकिन बराए करम प्लीज़ कोशिश करिएगा उस पॉडकास्ट को देख लें। बट खैर वापस आते हैं, कन्वर्सेशन थोड़ी-सी सैड हो गई, वैसे मैं सैड नहीं हूँगा। आप लोगों ने हमेशा मेरी कॉल का जवाब दिया है, खासकर पिछली कुछ वीडियोज़ में जब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया आके एल्गोरिदम को फीड करने के लिए, उसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। इसमें भी आई होप कि आप लोग थोड़ा-सा व्यू काउंट बढ़ाएँगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और उसका बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ क्यों एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग इस वजह से क्योंकि पिछले 1 साल से आपको पता है मैं एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, खासकर पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा मैं एआई के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले थॉट बिहाइंड थिंग्स के ऊपर हमने बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, अनपैक किया। पाकिस्तान में बिज़नेसेस किस तरह चलते हैं, इन्फ्लुएंसर से बहुत सारों से बात की, पॉलिसी मेकर से बात की, पॉलिटिशियन से बात की, वो भी एक छोटा-सा अनोइंग सा फ़ेज़ आया था। लेकिन हमने पाकिस्तान को अच्छे से समझा पिछले 5 साल, 6 साल के अंदर, और उसमें ज़ाहिर है कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा वायरल भी थी, कुछ एपिसोड्स बहुत रैंडमली थोड़े से व्यूज़ के साथ चली गईं। लेकिन व्यूअर ने जो देखा हो ना देखा हो, मैंने तो अपनी फुर्सत के अंदर 6 साल लगा के बहुत सारे लोगों से ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा ठीक-ठाक नॉलेज गैदर की। अब पिछले 1 साल से जब से मैं यूएस आया हूँ, तो ज़ाहिर है मैं जब पूरे यूएस में घूम भी रहा हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली ये सुन रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली ये अब्ज़ॉर्ब कर रहा हूँ कि भैया दुनिया बहुत सीरियसली बदलने वाली है। और उसके पीछे बार-बार एआई का नाम आता है। उसमें 2 किस्म के नैरेटिव्स होते हैं। एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि यार अब एक यूटोपिया अनलीश हो जाएगा और एआई आके एक इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी हमें देगी। एक ऐसी प्रोडक्टिविटी की वेव आएगी जिसके बाद हम सबको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अय्याशी होगी, बहुत सारे रिसोर्सेज़ होंगे, और जैसा कि आपको स्पेस एक्स की वैल्यूएशन ने बताया कि जी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जनरेट होगी और हम सब माला-माल हो जाएँगे। दूसरी तरफ डिस्टोपिया वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी एआई जो है वो एक परमानेंट अपर क्लास और एक परमानेंट अंडर क्लास बना देगी, और एक बहुत थोड़े सी ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, और बाकी जो जितने भी मैसेज हैं वो एक जॉबलेस यूनिवर्सल बेसिक इनकम थोड़े से पैसों के ऊपर वो ज़िंदा रह रहे होंगे, और कोई उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रह नहीं जाएंगी, क्योंकि जितनी भी जॉबें हैं या तो वो एआई कर लेगी या वो रोबोट्स कर लेंगे। तो हमारा क्या काम रह जाएगा? हम तो इंसान जो है ना वो एक इररेलेवेंट एक मक्खी की तरह होंगे। और जो अमीर लोग हैं वो यही चाहेंगे कि इंसान जितने ये जो इतने सारे यूज़लेस इंसान हैं, इन सबको किसी तरह मारो, पीटो, इनका सफाया करो ताकि ये पूरी दुनिया हमारी हो, हम उसको रूल करें। अब ज़ाहिर है ये 2 बड़े पोलराइज़िंग किस्म के ओपिनियंस हैं, और हमेशा जब भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और पोलराइज़िंग ओपिनियंस होते हैं तो मेरा तर्ज़ ये रहा है कि मैं हमेशा दरमियान का रास्ता इख्तियार करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको स्टडी भी कर रहा था, एक्सप्लोर भी कर रहा था, और जो मुझे जैसे-जैसे पता लगता जा रहा था, मैं सीखता जा रहा था, वो मैं आपसे शेयर भी कर रहा था। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो फ़लसफ़े की बातें हैं एज़ एन एकेडमिक, जिस तरह बहुत सारे आपको एकेडमिक्स मिलते हैं जो पढ़ते बहुत हैं, उसके ऊपर वो ओपिनियंस भी देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनकी नॉलेज गलत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने फ्री टाइम के ऊपर अपना एक्सपोज़र हासिल कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है एक प्रैक्टिशनर होता है जो कि किसी भी काम के अंदर घुसा पड़ा होता है, वो उस काम को बहुत अच्छे से जानता है। और एक जो है ना एकेडमिक होता है जो कि उस काम को शायद सुबह-शाम की निटी-ग्रिटीज़ में नहीं देख रहा होता या कर रहा होता, लेकिन वो मैक्रो के ऊपर उसको स्टडी कर रहा होता है, उसके इम्पैक्ट्स को स्टडी कर रहा होता है, और ये दोनों बड़े स्पेसिफिक रोल्स हैं। मैं ज़ाहिर है आई वाज़ मोर लाइक एन एकेडमिक हियर नॉट अ प्रैक्टिशनर, और उसके ऊपर लोग ज़ाहिर है अनॉय भी होते थे, जो खासकर टेक के लोग थे कि यार ये एआई की बातें कर रहा है, पता है इसको ₹1.5 का है नहीं, हम जो है ना वो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। और चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी ये ज़रूर होती थी कि यार मैं बातें तो ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर काम तो नहीं किया ना, जो हम कंप्यूटर साइंस वाले थे। मैं बड़ा अच्छा था जब मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट था, तो आई यूज्ड टू बी वेरी गुड एट इट। वो तो मीडिया का एक ऐसा ब्रेक थ्रू आ गया कि मैंने अपनी पूरी सिमत बदल ली, वरना 4 साल की जो मेरी डिग्री थी वो भी कंप्यूटर साइंस की थी। उसके बाद 2 साल मैंने एज़ अ डेटा एनालिस्ट भी काम किया, तो वो हार्डकोर कंप्यूटिंग की इंडस्ट्री के अंदर ही किया। लेकिन पिछले तकरीबन 8 साल से तो मैंने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया। तो जैसे-जैसे मैं ये एआई को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक एंग्ज़ायटी भी थी, इनसिक्योरिटी भी थी। मुझे था यार ये तो जो टेक्निकल लोग हैं, वो तो एआई को इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ निकल जाएँगे, हम सारे के सारे तो बिल्कुल ही फ़ारिग रह जाएँगे।
लेकिन कहीं ना कहीं एक होप भी थी कि नहीं, इससे कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली निकलेगी। और जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ता चला जा रहा था, और मैंने आप लोगों से रिसेंटली शेयर भी किया कि मेरे हिसाब से अब इसमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बहुत रेडिकली बढ़ेगी, बजाय इसके कि एक्चुअली ख़त्म होगी। अब पिछले दिनों जब यूट्यूबिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की मैंने वीडियो की, तो मैं सोचा, मैंने कहा जब मैं वीडियो लिटरली ख़त्म हुई ना, मैंने कहा यार ये मैंने वीडियो तो कर ली और मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को इंकरेज कर रहा हूँ कि यार आप लोग आओ और आकर के जो है ना एआई के अंदर घुसो, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो भाई तू खुद बना ले, तू इतनी अगर बातें कर रहा है तो खुद भी तू इसके अंदर शुरू हो। 3 महीने पहले तूने इतना बड़ा नारा भी लगाया कि जी मैं 1 पर्सन $1 million कंपनी बनाऊंगा, तो उस नारे को जरा एग्जीक्यूशन में भी लेकर जा। अब मैं ले जा क्यों नहीं रहा था, क्योंकि अगेन, और आई एम श्योर ये आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह शाम एआई की नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा, राइट? तो एनीवेज, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पिछले 2 ढाई 3 हफ्ते, बट 2 हफ्ते खासकर मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया, और सर मेरा दिमाग फट गया लिटरली मेरा दिमाग फट गया है। और वो क्या फटा है, क्या हुआ है, आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हुआ क्या, उससे पहले मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिटरेट कर दूँ। पिछले 8 साल मैंने टेक्निकल कुछ भी नहीं किया, मैं इन चीज़ों में इतना बिजी रहा हूँ। मैं वीडियो शेड्यूल, नैरेटिव, गेस्ट कोऑर्डिनेशन, बड़ा काम होता है। ये फुल टाइम एक जॉब है कि आपने लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, काम करना है, रिसर्च करनी है, डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस करनी है। तो मैं उसी में बिजी रहा था, और मैंने एट अ टाइम मेरे पास 30 के करीब लोग होते थे जब मैं इस्लामाबाद में था, और वो मेरे बहुत सारे डिफरेंट काम करते थे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंटेंट बना रहा था, मैं बहुत सारा कमर्शियल काम भी करता था। ज़ाहिर है मुझे ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो मैं कमर्शियल काम के लिए मैंने एक पूरी टीम बनाई हुई थी, रिसर्च के लिए एक टीम थी, प्रोडक्शन के लिए मल्टीपल लोग हुआ करते होते थे। तो एक वो वाला टाइम था, और उसके अंदर मैं बारहा टीम को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देता रहता था, लेकिन मैं खुद कभी भी नहीं करता था, क्योंकि एक तो टाइम का मसला था, दूसरा ये तो होता था कि यार अब ये टेक्निकल काम खुद बंदा बैठ के करे, जाहिर है मेरे टाइम की इतनी वैल्यू है, छोटी मोटी चीज़ों में कैसे घुस सकता हूँ जिसमें महीने लग जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन आइडियाज़ बड़े होते थे कि यार हमें चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से ऑटोमेट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो। मेरा कंटेंट अगर मैं यूट्यूब पे कुछ डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये साइमन डिक्सन वाली पॉडकास्ट है, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली है, इसके क्लिप्स बनने चाहिए और क्लिप्स हर जगह पे जाने चाहिए। लेकिन टीम ऐसी थी, उनको सिखाना समझाना, इस्लामाबाद में था, वहाँ पे टैलेंट भी आपको इतना नहीं मिलता। बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन कभी वो हो नहीं सका कि यार टीम जो है ना वो एक्टिवली इसको एग्जीक्यूट कर ले और इंडिपेंडेंटली कर ले। उनको हैंड होल्डिंग करनी पड़ती थी, आखिर में कोई फ़ायदा नहीं होता था। और ख़ुद इन चीज़ों के अंदर घुस के कि यार कोई ऑटोमेशंस बिल्ड कर लो, कोई सिस्टम्स बिल्ड कर लो, उसका सच्ची बात है टाइम नहीं होता था। चलो क्लिप्स बनाना तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उससे 2 स्टेप्स आगे जाते हैं। मेरे दिमाग में था यार अगर हर पॉडकास्ट हो रही है, उसमें इतनी नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो रही है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो घंटा डेढ़ नहीं सुनते, उसका कोई ब्लॉग आ जाए, कोई उसके बारे में, कोई जो बंदा सुन रहा है उस पॉडकास्ट को, वो बैठ के उसके चैप्टर्स बना रहा है। क्योंकि होता ये था जी, पॉडकास्ट को जब जैसी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई, एक बंदे ने उसको सुनना है, उसको बैठ के उसके चैप्टर्स बनाने हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारी लिखनी है। तो आप उसी को उठाओ, जो बंदा सुन रहा है वो उसके नोट्स बनाए, और नोट्स बना के एक आर्टिकल लिख ले, एक ब्लॉग लिख ले। उससे मल्टीपल फ़वायद हैं। तो ये कि जी इसके पास टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे की पॉडकास्ट सुने, वो उसके सेलिएंट फीचर्स या मेजर जो लर्निंग्स हैं वो एक ब्लॉग की फॉर्म में क्विकली पढ़ सकता है। दूसरा, जब आपका ब्लॉग गूगल पे जाता है तो उससे एसईओ होती है। अगर वो गेस्ट है, उस गेस्ट को कोई सर्च करेगा, मेरी लिंक उसके ऊपर आएगी, तो लोग उससे मेरी पॉडकास्ट को डिस्कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल एक इकोसिस्टम जो है ना आपका, उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने लोगों को रीच आउट किया। मैंने कहा यार मेरी वेबसाइट कोई बना दे। तो स्टैटिक वेबसाइट, जो जेनेरिक वेबसाइट आपकी होती है, वो पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा बंदा बना रहा है, जो कि एक साफ़ सुथरी अच्छी, मैं नहीं कह रहा कोई वर्ल्ड क्लास किस्म की वेबसाइट, लेकिन साफ़ सुथरी अच्छी वेबसाइट ना, उस टाइम के ऊपर कोई 4 से 5 लाख रुपया स्टैटिक वेबसाइट के लिए चार्ज करते थे। इवन जब मैंने पहली अपनी स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी, तो उसके ऊपर मुझे याद है $3,000 गालिबन उन साहब ने चार्ज किए थे, या पता नहीं, इस तरह $2,500-3,000 चार्ज किए थे। ठीक है, आजकल के हिसाब से आप समझ लें 8 लाख रुपया, 7-8 लाख रुपया बनता है। तो उसके हिसाब से वो चार्जेस थे। अच्छा, अगर आपको एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर आप कंटेंट भी डाल सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, क्योंकि जो मेरी पुरानी वेबसाइट थी वो फ्रेमर के ऊपर बनी हुई थी, ग्राउंड अप पूरी की पूरी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बनी हुई थी। तो फ्रेमर पे आसान है, नो कोड वो एक प्लेटफॉर्म है, क्लिक क्लुक करके अगर आपने डिज़ाइन कर लिया तो आप एक रात बैठ के उसको पूरा बना सकते हैं। तो अगर ग्राउंड अप मुझे कोई प्लेटफॉर्म बनाना था जिसकी प्रॉपर एसईओ हुई हुई हो, उसकी उसके अंदर ब्लॉग्स वगैरह प्रॉपरली जा रहे हों, तो दैट उसका कोट मुझे, जो मैंने मार्केट से लिया जी, कोई 15 लाख रुपया मांग रहा है, कोई 20 लाख रुपया मांग रहा है, अमाउंट थी। अगेन बिल्कुल उनका काम था, वो उस पर टाइम एफर्ट लगाते थे, तो वो सही अमाउंट मांग रहे थे, लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने कभी उसको परस्यू नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद चलो प्लेटफॉर्म अगर मैं बना भी लेता, तो सुबह शाम मुझे बैठ के लोगों को कहना पड़ना था कि यार इसका कंटेंट लिखो, कंटेंट
उसकी अंग्रेज़ी की मिस्टेक्स, उसकी एसईओ प्रॉपर हुई हुई है, नहीं हुई हुई, उसमें एक्चुअल इनसाइट निकाली जा रही है, नहीं निकाली जा रही। काफ़ी दफ़ा ये होता था कि जी मैं यंग बच्चे हायर करता था, वो इंडस्ट्री की जो बात हो रही है वो इतनी टेक्निकल हो रही है, इतनी डेप्थ उसकी जो है ना, वो उन बच्चों को समझ ही नहीं आती थी, तो वो आर्टिकल्स बड़े रैंडम लिख रहे होते थे। तो ये सारे मसाइल मुझे रियलिस्टिकली एज़ अ बिज़नेस ओनर मुझे ये मसाइल आए और मेरे लिए ये मसला था कि मैं उसको कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सका जिस तरीके से मुझे एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए था। या मैं कर सकता था, जो पोटेंशियल था, वो मैं इस वजह से अचीव नहीं कर सका क्योंकि समहाउ मैं नहीं कह रहा मेरा जो बाय द वे मेरा वर्ल्ड क्लास टैलेंट हमने वहाँ पे बनाया। माशाल्लाह बहुत अच्छे जो लोग हमारे साथ पाकिस्तान में जितने हमारे एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने वर्ल्ड क्लास काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास से काम करके जहाँ-जहाँ गए हैं, सारे के सारे मैं मल्टीपल टाइम शेयर कर चुका हूँ, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल्स हैं। अब बड़ी-बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। दे आर ऑल वेरी, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड पीपल। बट जो मेरे बिज़नेस को रिक्वायरमेंट थी ना, कहीं न कहीं वो फॉर वन रीज़न और द अदर वो नहीं कर सके। अच्छा, ये आपको थॉट एक तरफ साइड पे रखनी है। मैंने क्या किया, मैंने ना कोई तकरीबन जो मैंने 1 पर्सन बिज़नेस था, जो मैंने बोला था कि मैं शुरू करूँगा, उसके लिए मैंने एक नारा लगाया। कोई तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर क्लिप्स डालना शुरू किए। एक ऐड की फॉर्म में मैंने डाला। मैंने कहा जी मैं पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ और मैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कर दूँगा और आप मुझे $1000 दें और मैं आपकी पूरी पर्सनल ब्रांडिंग कंप्लीट करके दे दूँगा। अच्छा, वो मैंने थोड़ा-सा भी लगाया था तो तकरीबन कोई 7-8 लोग उसके ऊपर आ गए। मेरे पास कितना बन गया, कोई $8000 इनिशियली एज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया। तो उस $8000 को मैंने टच नहीं किया। मैंने कहा कि यार इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी जो ये एआई वाला सारा शेनानिगन है ना, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। मीनवाइल मेरा वो ज़ाहिर है काम शुरू हो गया। मैं उन लोगों से सुबह-शाम मीटिंग्स कर रहा, उनकी स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर रहा, सारा कुछ। अब वो काम सारा मैनुअल हो रहा था। मुझे जो मीटिंग्स करनी है, उसके ऊपर मुझे सारी उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे खुद से फिगर आउट करना है कि उनका नैरेटिव क्या होगा, उनका ये क्या होगा, वो क्या होगा। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च मुझे करनी है। डेफ़िनिटली मैं उसमें एलएलएम चैटबॉट्स वगैरह यूज़ कर रहा था। लेकिन आप बार-बार हॉप कर रहे हैं, डिफरेंट आपके क्लाइंट्स हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट चैट्स के ऊपर हॉप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने बना भी दिए, कहीं न कहीं वो हैलुसिनेट भी कर रहा था, कहीं न कहीं वो कॉन्टेक्स्ट भी लूज़ कर रहा था। मैंने कहा यार इस सारी चीज़ को करने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए और चूँकि इतनी एआई की बात हो रही है तो लेट्स फाइनली मुज़म्मिल टाइम आ गया है। तू इतना अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट कहता था एक ज़माने में, तो कोशिश कर ले, जो अपना एंग्ज़ायटी है, जो अपना इम्पोस्टर सिंड्रोम है, जो इनसिक्योरिटी है उसको जाने दे और घुस जा इसके अंदर ना। तो मैंने एक ऐप है रेपलेट के नाम से, मैं उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके मैं $20 की पहली सब्सक्रिप्शन मैंने ले ली। मैं आपको बता नहीं सकता वो जो फीलिंग थी ना उस टाइम के ऊपर कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मैंने रेपलेट 1 साल पहले भी यूज़ किया था, उस टाइम के ऊपर बस वो यही था कि यार आप उसको कुछ बोलो। वो इनिशियली कुछ बना देता था, उसके 2-4 मिनट के बाद जाकर के वो फँस जाता था, कहीं न कहीं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम पे। और जब वहाँ पर वो फँसता था, तो आपको समझ आ जाती थी कि यार ये वाइब कोडिंग जो है ना, ये ऊपरी-ऊपरी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी-सी भी जब आपको एक रियल प्रोडक्शन रेडी चीज़ चाहिए, तो उसके ऊपर जो है ना वो आपको टेक्निकल होना लाज़मी है, वरना आप नहीं कर सकते। और मेरे पास वो टेक्निकल डेप्थ एटलीस्ट एट दैट पॉइंट नहीं थी। इवन पेशेंस नहीं था कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना वो टाइम लगा सकूँ और मैं वो सारी टेक्निकल डेप्थ हासिल कर सकूँ। ख़ैर मैंने वो रेपलेट डाउनलोड की, $20 दे करके मैंने उसको स्टार्ट में बोला, मैंने कहा जी ये मेरा बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर मैं ये टास्क परफ़ॉर्म करता हूँ, उसको मुझे ऑटोमेट करना है, मुझे एक उसका फ्रंट एंड इंजन चाहिए, जिसके ऊपर या एक ऐप चाहिए, इसको इस तरह कह लें, जिस ऐप के ऊपर जो है ना ये मैं इनपुट दूँ तो मुझे ये आउटपुट मिल जाए। और हर दफ़ा जब भी ये टास्क जो मैं करता हूँ, मैं गेस्ट से मीटिंग करता हूँ, उस मीटिंग के अंदर मैं चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ तो उसके ऊपर खुद से वो रिसर्च हो जाए वगैरह-वगैरह। 2-4 लेट्स से मैंने टास्क उसको बता दिए। सर 5 मिनट के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की ना ऐप सामने आ गई। अब मैंने कहा चलो एक ऐप आई है, वो चल रही चलेगी, नहीं चलेगी, देखी जाएगी। और मैंने उसको टेस्ट करना शुरू किया। अच्छा, रेपलेट ने उसको ऐसा रैप किया हुआ है खूबसूरत तरीके से कि उसके पीछे कोडिंग है, नहीं है, क्या है, वो आपको टेंशन नहीं होती। आपको सिर्फ़ साइज़ पे ऐप नज़र आ रही होती है। साथ-साथ आप लिख रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इस ऐप में अब ये कर दो, अब वो कर दो। तो मैं उसको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल लैंग्वेज में बता ही जा रहा हूँ कि यार इसका डिज़ाइन ऐसे कर दो, इसके अंदर अब ये वाला फ़ीचर ऐड कर दो, वो वाला फ़ीचर ऐड कर दो। और वो जैसे-जैसे मैं उसको बता रहा हूँ वो करता चली जा रहा है। $20 के ऊपर ना समझ लें मैंने 2 ढाई 3 घंटे लगा के मैंने एक रनिंग फंक्शनल ऐप पूरी बना दी। और मैंने उसको जो है ना जी पब्लिश क्लिक किया और मेरे पास एक लिंक आ गई और वो लिंक जो है जी अब वो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, मोबाइल पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। अब जो टेक्निकल लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यार बेवकूफ़ आदमी, ये तो पिछले 1 साल से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। मैं शायद ये जो एक्साइटमेंट है ये मैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज़ जिस बंदे ने टेक्निकल काम नहीं किया हुआ ना, उसके लिए बड़ी बात है कि यार कोई किसी इंजीनियर को कॉल किए बगैर, किसी से कोई हेल्प माँगे बगैर, कोई डीबगिंग किए बगैर, सिर्फ़ बात करके रियलिस्टिकली एक एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई। मैं बड़ा सरप्राइज़। अच्छा, $20 मेरे कोई 2 ढाई घंटे में ख़त्म हो गए। वो ज़ाहिर है उसमें क्रेडिट्स होते हैं। तो लेकिन चूँकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नज़र आया कि यार ये तो चीज़ वाक़ई जेन्युइन डेवलप हो रही है, मैंने उसको उसी वक़्त $100 मज़ीद दिए
और मैंने कहा जानी तू शुरू हो जा, तू रुकी ना, बस तू काम करता रहे। मैंने पूरी रात में जागता रहा उस रात, और मैंने बैठ के उस ऐप को मज़ीद बढ़ाया 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 बढ़ाया। सुबह तक ना तो कोई तकरीबन समझ लें $200 मेरे खर्च हो चुके थे, और मेरी एंड टू एंड एक पूरी की पूरी ऐप तैयार थी। उस ऐप में क्या कुछ हो रहा था, उस ऐप में एजेंट्स डिप्लॉयड थे, वो एजेंट्स अपना काम कर रहे थे, एक पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका था। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे उसका, क्योंकि अब वो ऐप के मल्टीपल वर्जन आ चुके हैं, तो जो इनिशियल अगर वर्जन की मुझे कोई स्क्रीनशॉट मिल जाए मैं आपको दिखा दूँ। बहुत जेन्युइनली ना मेरे जो धंधा है पर्सनल ब्रांडिंग का और कंटेंट क्रिएशन का, उस पे मैंने एक ऐसी ऐप बना ली हुई थी जो कि कम अज़ कम आज से साल पहले अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस को देता ना तो मुझे साल लगना था, और उस सॉफ्टवेयर हाउस ने मेरे से कोई 30-40 हज़ार डॉलर की कोटेशन देनी थी। इतना वो प्लेटफॉर्म था। और मैं इस तरह भी आपको बता सकता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम के साथ मैं काम कर रहा था पिछला 1 साल पहले, गालिबन एक स्टार्टअप के ऊपर। उस टाइम के ऊपर एआई इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी। ये तो जो चेंज आया है वो जो क्लॉड कोड का जो ओपस वाला जो मॉडल आया है बेसिकली, उसके बाद एकदम से दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आया। उससे पहले इतना सीरियसली लोग इसको नहीं ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि ठीक है, इट्स लाइक लाइक ऑटो करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली जो टेक्निकल काम है वो स्टिल आपने खुद ही करना है। तो उस टाइम के ऊपर वो टीम थी, उसके बाद मैं वो काम कर रहा था। मैंने कुछ 3-4 महीने लगा कर उनके साथ काम किया। वो बहुत बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन सर वो जो 4 महीने में उन्होंने काम किया था ना, वो मैंने 2 रातों में, लिटरली 2 रातों में मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ था, जिसमें एक ऑन बोर्डिंग की एक्सरसाइज थी, उसके ऊपर एलएलएम को कनेक्ट करके आपने पूरा एनालिसिस करना था, प्रोफाइलिंग करनी थी यूज़र की, सारा कुछ वो सब का सब मैंने 2 रातों में बैठ के बना दिया। मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा यार ये तो आई डिड नॉट थिंक दिस वाज पॉसिबल, बट इट वाज पॉसिबल। खैर मैं एक्साइटेड, मैंने 2-4 लोगों को इर्द-गिर्द दिखाया, उन्होंने, वो भी बड़े खुश, उन्होंने कहा यार ये तो तुमने वाक़ई बड़ी अच्छी चीज़ बना ली हुई है। और ज़ाहिर है उसमें वो यही है कि टेक्निकली वो बड़ी अच्छी है, वो क्या एक्चुअल में यूज़र को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी नहीं देगी, वो क्या बिकेगी नहीं बिकेगी, वो मज़ीद सवालात हैं। बट द फैक्ट कि मैंने टेक्निकली एक अच्छी प्रोडक्ट बना ली है, वो वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पर खैर दुबई में जब मैं था 2 साल, तो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त वहाँ पे बने। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में सीटीओ हैं, टेक्निकल आदमी हैं, उनसे मेरी बड़ी-बड़ी बातें होती थी। क्योंकि उस टाइम पे एआई के चर्चे ऑलरेडी चलना शुरू हो गए थे, तो हम बड़ी डिस्कशन करते थे कि यार ये एआई की जो कोडिंग है ये किस तरफ जा रही है। और वो जो है ना, वो इस सही एआई लेड डेवलपमेंट को चैंपियन कर रहे थे। और उनका टोटल ये था कि यार जहाँ पे मेरे 100 लोग पहले डिप्लॉयड थे, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो वाला काम 8-10 लोगों के साथ कर लूँ, और फुली एआई फर्स्ट ना। ये आज से कोई 1.5 साल पुरानी बात है, जब दुनिया इतनी एआई फर्स्ट कोडिंग में नहीं थी, तो उन्होंने ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने खैर उनको कॉल पे लिया, मैंने कहा यार ये देखें ये मैंने बनाया है, और उनको मेरा पता था कि मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। तो मैं उनको रेपलेट का बता रहा कि देखें जी रेपलेट ने मुझे कितना अच्छा बना दिया। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला, उन्होंने कहा मुज़म्मिल भाई आप, सीधी बात आपको मैं बताऊँ, ये आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप आएँ क्लाउड कोड पे, दुनिया सारी क्लाउड कोड पे। और मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं ऑनलाइन सुन भी रहा हूँ कि क्लाउड कोड का ही फ्यूचर है, क्लाउड कोड हर कोई कर रहा है। लेकिन चूंकि शायद उसमें वर्ड कोड का था, क्लाउड कोड की जब बात हो रही थी, तो हमेशा वो ये आ रहा था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो क्लाउड कोड यूज़ करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार टेक्निकल लोगों के लिए तो क्लाउड कोड अच्छा है, जिनको डिबगिंग शिबगिंग करनी है, उन्होंने क्लाउड कोड से कुछ कोड करवाना है, फिर उन्होंने कोड के अंदर घुस जाना है और उससे बैठ के जो है ना चीज़ों को आगे लेकर जाना है। बट मैं कोडिंग शोडिंग वाला उस तरह से बंदा हूँ नहीं। मैं तो जो है ना सॉर्ट ऑफ एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। तो रेपलेट मेरे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा जी रेपलेट जो है वो प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ऐप बड़ी होगी ना, तो एक तो उसकी कॉस्ट आपको लगना शुरू हो जाएगी, दूसरा ये कि ये स्केलेबल है नहीं मॉडल। जनरली आपको अगर जेन्युइनली इसमें ग्रो करना है स्पेस के अंदर, तो आप आएँ क्लाउड कोड पे। अच्छा, मैं कॉल पे जब सुन भी रहा, मैंने कहा यार अगेन इनसिक्योरिटी भी किक इन कर रही है, एंग्जाइटी भी किक इन कर रही क्या कहलाते हैं वो, इम्पोस्टर सिंड्रोम भी किक इन कर रहा। मैं कॉल पे सोचा, मैं एग्री तो कर रहा हूँ उनसे, लेकिन मैंने कहा यार करूँगा मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इनको लग रहा है मैं कर लूँगा, ये हो नहीं सकता। खैर कॉल मेरी बंद हुई, मैंने 2-1 दिन मज़ीद काम किया। उस टाइम के ऊपर ना रेपलेट पे होता क्या है कि जैसे-जैसे आपका लाइन्स ऑफ कोड बढ़ते हैं ना, तो एवरी टाइम आप एजेंट को कोई मज़ीद काम कहते हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर मुझे पहले कोई 5, 8, 10 सेंट के ऊपर ना एक नया फीचर बन जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको बोलूँ कि यार एक काम कर, तू ये नया टैब ऐड कर दे और इस टैब के अंदर जो है ना ये एक पूरा फॉर्म बना दे। तो वो पहले 10 सेंट्स के ऊपर जो है ना वो 15-20 मिनट लगाता था और वो बना लेता था। अब चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसकी इतनी सारी लाइन्स ऑफ कोड, तो वो एक छोटा-सा फीचर ऐड करने के मेरे से $4 ले ले, $5 ले ले। अब मैं देख रहा हूँ जी मेरा बिल 4 दिनों के अंदर, यानी कि $20 से मैं शुरू हुआ था, 4 दिन बाद जी मेरा बिल हो गया $500। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पैसा लग गया। और हालाँकि चीज़ बड़ी जेन्युइन डेवलप हो रही थी। $500 मैं देख रहा 4 दिन में, अगर ये तो ये मेरा तो 1 महीने में मैं तो ज़लील हो जाऊँगा। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं, मेरे पास तो टोटल $8,000 है।
जिससे मैं अपना पूरा धंधा जो है ना उसको मैंने किक स्टार्ट करना है। तो खैर मैंने फिर दिल पे पत्थर रखा, मैंने कहा यार वो शहीद भाई की बात सुनते हैं। और अब आ जाते हैं क्लाउड कोड के ऊपर। तो मैंने जो है एक रात लगाई और मैंने रेपलेट को बोला, मैंने कहा यार ये भाई तूने जो जो बनाया ना इसको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेकर आ, क्योंकि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ क्लाउड कोड पे। अच्छा मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि, क्योंकि रेपलेट का तो ये है कि उसने खुद ही होस्ट किया हुआ है, उसने खुद ही डेटाबेस बनाया हुआ है, उसने खुद ही सारा कुछ किया हुआ है। मुझे नहीं आइडिया फ्रंट एंड कैसे काम करता है, मुझे नहीं आइडिया बैक एंड कैसे काम करता है। ये सारी बातें मैंने सुनी हुई हैं, फलसफे भी मैं सब कर सकता हूँ, आर्किटेक्चरली मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली मुझे कोई आइडिया नहीं है। राइट, मैं टेंशन क्या होगा कैसे होगा। खैर मैंने क्या किया, मैंने दरमियान में जेमिनाई को रखा है, समझ लें ऑर्केस्ट्रेटर या दरमियान का बंदा, जिसने जो है ना, जो कि ना क्लाउड कोड है ना रेपलेट है, वो मुझे स्टेप्स देगा और मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा ताकि मैं इधर से अपने सॉफ्टवेयर को उठा के इधर डाल दूँ। मैंने खैर जेमिनाई से पूछा, मैं कहा जी मैं पेंडा हूँ और मुझे जो है ना बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, रेपलेट में मैंने ऐप बना ली, उसको मैंने क्लाउड कोड पे लेके जानी बता क्या करूँ। उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी कि यार पहले तू ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। 3 घंटे मुझे लगे। मेरा वो जो बैरियर था ना, जो कि मैं पूरी ज़िंदगी मल्टीपल टाइम्स मैंने कोशिश की लेकिन मेरा वो बैरियर क्रॉस नहीं हो सका, वो बैरियर मैंने फाइनली उस रात क्रॉस किया। और मैं आपको आज ये आपको बता सकता हूँ कि सर इट वाज नॉट नो रॉकेट साइंस, लाइक इट वाज एब्सोल्युटली नो रॉकेट साइंस। 3 घंटे में मैंने वो रेपलेट का उठाया, मैंने वो सारा क्लाउड कोड के ऊपर डाला। क्लाउड कोड पे क्या डाला, बेसिकली मैंने रेलवे एक ऐप है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐप है, उस पर मैंने अपने उसको होस्ट किया। गिट के ऊपर पूरी ज़िंदगी सुनते रहते थे जी, गिटहब गिटहब गिटहब। गिटहब के ऊपर मैंने अपना सारा का सारा जो कोड बेस थी वो मैंने वहाँ पे स्टोर की। पूरा एक प्रोसेस बन गया कि जी किस तरीके से आप अपनी कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके आप जो है जी उस कोड को अपलोड करेंगे गिटहब के ऊपर, गिटहब से जो है वो रेलवे पे डिप्लॉय होगा और वो दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हफ्ता मुझे हो गया रेपलेट के ऊपर, हफ्ते बाद मैं स्विच हो गया क्लाउड कोड के ऊपर। अच्छा अब ये जो पॉडकास्ट मेरी आई ना 2 दिन पहले, उससे पहले पूरा हफ्ता पिछले मेरी कोई वीडियो नहीं आई। वजह उसकी ये थी कि जी मैं उस पे ना क्लाउड कोड में पागल हो चुका था उस टाइम के ऊपर, और मैं सुबह शाम रात ऑल आई वाज डूइंग बस क्लाउड कोड। हो क्या रहा था, हुआ ये कि मैंने फिर से वही हुआ, मैंने क्लाउड कोड $20 वाला लिया। अब क्लाउड कोड का ये है कि वो उसमें कोई टोकन नहीं है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें बस ये होता है कि जी लिमिट्स होती हैं, आपने काम किया, जैसे ही आपकी वो लिमिट कंप्लीट हो गई तो वो लॉक हो जाता है कि जी अच्छा अब आपकी लिमिट पूरी हो गई है। अब 5 घंटे बाद 5-5 घंटे के उसके साइकिल होते हैं कि जी अब आपने लिमिट 2 घंटे में पूरी कर ली, अब 3 घंटे वेट करें, फिर वो लिमिट रीस्टार्ट होगी, फिर आप अगले काम कर लेंगे। और फिर उसमें एक वीकली लिमिट होती है और मंथली लिमिट होती है। तो खैर मैंने जो है वो $20 वाला लिया और मैंने उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। सारा काम जो है वो सारा वर्बली हो रहा है, वो उसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं हो रही। तो वर्बली मैं उसको बता रहा हूँ कि यार अच्छा अब ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, वो सारा बनाता जा रहा है। अब जब मैं क्लाउड पे आया ना तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि रेपलेट पे मुझे 1 से 2, 2 से 4 चीज़ें बनाने के लिए ना मुझे हर चीज़ के ऊपर एडिशनल कॉस्ट पड़ रही थी। जब मैं क्लाउड कोड पे आ गया तो यहाँ पर मैं अगर एक रात में बैठ के 25 चीज़ें मैं बना लूँ ना तो मेरी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। राइट, तो मेरा जो जो मैं अपने बिजनेस के लिए एक ऑटोमेशन ऐप बना रहा था, वो मैंने उस ऐप को पॉज किया और मैंने कहा यार मैंने थोड़े दिनों पहले एक वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि मैंने पूरा जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मैं एक सॉर्ट ऑफ फेज़ 1 अल्फा स्टेज में था। वो मैंने एक रात में बैठ के मैंने जो है ना फ्रेमर के ऊपर ही एक वेबसाइट बना दी थी, बड़ी पैडी वेबसाइट थी, उसमें ना मेरी शक्ल थी ना कुछ था, बट मुझे ये था कि यार इनिशियली मुझे जो थोड़े बहुत लोग चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे। और पिछले दिनों वो आसाद भाई आए थे, उन्होंने ठीक ठाक मेरा मजाक भी उड़ाया कि यार आपकी बिल्कुल ही फारिग डिज़ाइन की वेबसाइट है और आप उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्लाउड से कहते हैं कि यार वेबसाइट को रीडिज़ाइन किसी तरीके से कर दे। मैं उसके ऊपर शुरू हुआ अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है वेबसाइटें किस तरह बनती हैं, डिज़ाइन उसमें क्या होता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैं क्लाउड से बात करूँ, उसी से पूछूँ, थोड़ा सा साथ साथ रिसर्च करता जाऊँ और मैं उसको डिप्लॉय करता रहा। अब पूरी कहानी तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसकी समरी आपको बयान करता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हुआ ये कि मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था कि जी मैं एज अ बिजनेस ओनर, मेरा एक मीडिया का बिजनेस है, डिजिटल मीडिया का बिजनेस है, उसमें मैं सर्टन चीज़ें करता हूँ। उन चीज़ों को मैं लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं कर सकता, मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। राइट, उसको मैंने बैक ट्रैक किया और मैंने पहले अपनी एक वेबसाइट बनाने की जब शुरू किया ना तो मैंने कहा यार चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वेबसाइट से। वो करते 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 आज मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। मैं आप लोगों को ना दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई वुड लव टू शो कि जी हमने लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई वुड लव टू शो यू कि मैंने एग्जैक्टली क्या बिल्ड किया है 4-5 दिनों में विद जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड। अगेन मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दूंगा, जो टेक्निकल लोग आएंगे ना वो अब इसके ऊपर मीन में आंख निकालेंगे कि वो भाई तूने क्या कोई पट लिया, इससे मैं बहुत बेहतर चीज़ बना सकता हूँ। मैंने कोई वर्ल्ड क्लास चीज़ नहीं बनाई, मैंने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं बनाई, बट एज अ बिजनेस ओनर जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे पता है कि वो मैंने रिक्वायरमेंट्स किस तरह से ऑटोमेट की हैं और इट्स एब्सोल्युटली नट्स। बट एनीवेज लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड क्विकली शो यू। अच्छा जी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है दिस इज द वेबसाइट, ये लैंडिंग पेज है, इट्स ऑल अबाउट एआई। इसके अंदर
बनाने का मकसद ये था, पहले जो मेरी वेबसाइट थी बड़ी सिंपल सी थी, उसके ऊपर मैंने एक फॉर्म डाला हुआ था, जिसमें लोग आकर के अपना ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे। ऐसे लोग जिनको पर्सनल ब्रांडिंग करवानी थी, उनको मैंने ज़ाहिर है कहा कि जी आप आके अपने बारे में बताएँ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दें और मुझे बताएँ कि आप कितने पैसे स्पेंड कर सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाइल जो मेरी करंट इस वक़्त जो डेमोग्राफिक है या आइडियल कस्टमर पर्सोना है, जो कि $1000 देकर एक एग्ज़ीक्यूटिव टाइप के लोग हैं, ज़ाहिर है सीनियर लोग हैं जो कितने पैसे कमा रहे हैं कि दे कैन एक्चुअली स्पेंड दैट मच। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो कि मिड करियर हैं, जिनको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा विद पर्सनल ब्रांडिंग और अदर थिंग्स, लेकिन उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है या इतना वो पैसा स्पेंड नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मैंने सोचा कि यार चलो डिटेल्ड ऑफरिंग हम उसकी उसमें डाल सकते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर करें, थोड़ी सी अपनी शक्ल डालें, क्योंकि लोग अगर आ रहे हैं वो मुझे जानते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो किसके पास आए हैं। खैर ऑफरिंग मेरे पास थी। एक लूज़ आइडिया था ऑफ अ वेबसाइट, लेकिन एक्चुअल सेंस नहीं थी कि बिल्ड किस तरह करनी है। मैंने ज़ाहिर है क्लॉड का मैं लगा रहा, मैंने डिफरेंट आइडियाज़ बिल्ड किए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वेबसाइट इस वक्त तकरीबन 4-5 दिन मैंने फुल लगा करके ना ये एंड टू एंड वेबसाइट बनाई। फुल ये डायनामिक वेबसाइट इन द सेंस के पहला तो ये है कि इट्स नॉट जस्ट जेनेरिक HTML, बस एक फ्लैट इमेजेस हैं। अगर आप देखें इसमें आपको बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज पूरी जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये मूव करती हुई नज़र आती है। अच्छा, इसकी और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ ये बिल्ड हो सकती है। मैंने इसको ज़रा लो उस पर रखा है कि मिनिमम साइज़ की डाउनलोड हो। अगर मैं कोई बहुत ग्लैमरस किस्म की इमेजरी डाल दूंगा तो वो ज़ाहिर है कि बहुत हेवी हो जाएगी और फिर आम लोग पाकिस्तान में खासकर इंटरनेट के मसाइल होते हैं तो वो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। बट विजुअली अच्छा है, शशका मशका अच्छा उसके अंदर डाला हुआ है। ये जो पिक्चर्स हैं मेरे पास रिसेंटली कोई रीसेंट इमेजेस नहीं थी। जेनेरिक तो थी, ज़ाहिर है फैमिली के साथ पिक्चर्स थी, सारा कुछ था, लेकिन प्रोफेशनल प्रॉपर इमेजेस उस तरह से नहीं थी। और मेरे पास कोई बंदा भी नहीं था जो कि उनको आके खींच सकता था। तो मैंने सोचा यार अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। मैंने क्लॉड से बात की, क्लॉड ने कहा यार हिक्सफील्ड एक एग्जिस्ट करता है, उसको चेक कर लो। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। ये हिक्सफील्ड है। हिक्सफील्ड के ऊपर मैं गया, मैंने साइन अप किया। अगेन एक टूल है, मैंने साइन अप किया। साइन अप करके मैंने कहा कि यार क्लॉड को ही मैंने बोला कि भाई जो हिक्सफील्ड का काम है ये तू कर सकता है। उसने कहा MCP सर्वर एक चीज़ होती है, तुम MCP में घुस जाओ और मुझे एक्सेस दे दो, मैं ये सारा कर लूँगा। मैंने उसको MCP का एक्सेस दे दिया। अच्छा, क्लॉड के इसके ऊपर मैं हिक्सफील्ड पे गया। हिक्सफील्ड पे एक चीज़ होती है कॉल्ड सोल ID करेक्टर। अच्छा, इसके ऊपर जा करके ना बेसिकली मैंने ये करेक्टर बनाया अपना। और इसको करना क्या होता है, 80 पिक्चर्स मैंने पिछले 2 साल की डिफरेंट 80 डिफरेंट पिक्चर्स दी और उन पिक्चर्स को उसने इस्तेमाल किया और उसने कहा कि ठीक है आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, साइड से कैसी है, फ्रंट से कैसी है, और उसको इस्तेमाल करके उसको उसने कहा कि ठीक है मैं कैरेक्टर्स बना दूंगा। अच्छा, मैं वापस क्लॉड पे गया। क्लॉड पे जा करके मैंने सारा क्लॉड को बोला, इसका मैंने MCP सर्वर कनेक्ट कर दिया क्लॉड के साथ, और मैंने क्लॉड को बोला कि जी मुझे अपनी वेबसाइट के लिए इस तरह की इमेजेस चाहिए हैं, मुझे जनरेट करके दो। अब इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी आप इमेजेस देखेंगे ना, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब के बैनर के ऊपर, मेरे लिंक्डइन के ऊपर जितनी भी इमेजेस आपको इस वक्त नजर आ रही हैं वो सारी की सारी हिक्सफील्ड की AI जनरेटेड हैं। अगेन इसके ऊपर लोग आके बोल सकते हैं कि भाई आपने AI जनरेटेड कर दिया, स्लॉप है। यार अगर मैं लिटरली प्रोफेशनल फोटोशूट भी कराऊंगा ना तो वो भी फेक ही होगा। मैं जाऊंगा पाउडर शाउडर लगा के खूबसूरत सा यूं खड़ा होके उसमें ऐसी लाइट डाल करके, वो फेक ही होता है टेक्निकली स्पीकिंग। हम बन रहे होते हैं बिकॉज हमें एक सर्टन तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को और एक एस्पिरेशनल तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये अगर AI जनरेटेड है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जो आम आदमी आके देख रहा है उसको ₹1.5 का नहीं फ़र्क पता। शायद मेरे दोस्तों को पता लग जाए, शायद मेरी बेगम को पता लग जाए, लेकिन आम आदमी को नहीं पता लगता। अच्छा, इस पे आप अगर जाएंगे डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाएंगे तो उस पर ये सारी की सारी इमेजेस जो नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरी जैसी हैं, ये सारी की सारी AI जनरेटेड है। खैर मैंने काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया, चीज़ों को डिज़ाइन किया। अब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, इस पे इसका मैंने पूरा नैरेटिव फिगर आउट किया, सारा कुछ किया। इस पे आप जाते हैं, थीसिस है, मैं इसके ऊपर मैंने लिटरली टाइम गुजारा, एक रात पूरी लगाई जिसको मैंने अपना जो पूरी ज़िंदगी का जो मेरा थॉट प्रोसेस है ना, जो डेप्थ है कि यार मैं क्या सोचता हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सारा का सारा इसके अंदर डिटेल के अंदर सारा डाला, जो कि इट्स लाइक लिटरली 44 मिनट लॉन्ग रीड। लेकिन उसकी डायरेक्ट की हाईलाइट्स अवेलेबल हैं। हर बंदा ये पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन उस बंदे के लिए जो कि जेन्युइनली समझना चाहता है कि यार ये बंदा क्या सोचता है, क्यों सोचता है, उसके लिए सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये इतना एक्साइटेड नहीं है, आप जाके देख लीजिएगा, वेबसाइट की लिंक नीचे अवेलेबल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी ना कि जी टैलेंट मैंने हायर किया था, उससे मैं कुछ काम करवाना चाह रहा था, वो आता है यहाँ पे। जब मैंने वेबसाइट के ऊपर ना अपना डाला, ज़ाहिर है मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, राइट। तो मैंने उसमें जाके डाला, मैंने कहा यार ये मेरा बॉडी ऑफ वर्क है, मैंने पिछले 6 साल में ये सारा काम किया है। अच्छा, उसके ऊपर जब फ्रेमर नो कोड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बड़ा जेनेरिक किस्म के कार्ड्स डाल देते हैं, प्रॉपर उसमें फीचर्स डालना कि अगर आप मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी प्ले हो जाती है, मैं उसको लेफ़्ट राइट बड़े अच्छे से जा सकता हूँ, सारा कुछ है।
उसमें मैंने आप लोगों को अनाउंस नहीं किया, लेकिन मेरी एक अलग पूरी नई पॉडकास्ट चल रही है जो कि इंटरनेशनल गेस्ट्स के साथ बात कर रही है अराउंड एआई। उसको भी मैंने उसको ऐड कर दिया। ये मैंने बेसिक ऐड किया था। मैंने सोचा यार जैसे जैसे नया कंटेंट आएगा वो इसके ऊपर आ जाया करेगा, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पीछे यूट्यूब के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल एक लिंक कनेक्ट होनी है। फिर मैं बैठा, मैं सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेके जाता हूँ। यहाँ पर आया वो लिसन वाला जो पैनल आपको नजर आता है। तो लिसन वाले पैनल में मैंने बेसिकली अपना जो पुराना सारा कंटेंट था ना, मैंने सोचा यार उसको मैं क्यों ना ऐड करना शुरू कर दूँ। तो मैंने उस सारे कंटेंट को आके उसकी ना सर्टन ऑटोमेशंस बनाई, जो कि मैं 2 मिनट में आपको अभी समझाता हूँ कि क्या बनाई और कैसे बनाई। तो मैंने उसके अराउंड एक पूरा पेज बना लिया कि जी आप अगर लेसन वाले पैनल के अंदर आते हैं और थॉट बिहाइंड थिंग्स को सर्च करते हैं तो आपको उसके अंदर थॉट बिहाइंड थिंग्स की सारी पुरानी एपिसोड्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, पहले ये था कि जी सिर्फ एपिसोड्स अवेलेबल होंगी ताकि आप वेबसाइट के थ्रू किसी भी एपिसोड को जाके देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं डेवलप करता गया तो मेरे पास इवन फर्दर उस पर आ गया कि यार मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। अब एक एपिसोड आती है, उसका मैं आर्टिकल लिख दूँ कि क्या एपिसोड है। जिस साइमन डिक्सन वाली है, उसका हेडलाइन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक्स के आपने अगर जाके सुननी है तो आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं। उस एपिसोड के की टेक अवेज क्या हैं, टॉप 5-6 जो मेजर पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। गेस्ट कौन है, गेस्ट के बारे में डिटेल में रिसर्च करके उसके बारे में लिखना। उसके बाद फिर किसके लिए ये एपिसोड यूज़फुल है, क्यों ये एपिसोड ज़रूरी है, किस इंडस्ट्री में ये एपिसोड शुमार होती है, क्या इसके टॉपिक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेसिकली ना पीछे अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे ब्रेक डाउन करें कि एज अ बिजनेस ओनर मैं करना क्या चाहता हूँ, तो उसमें ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो कल को मेरी टारगेटिंग के लिए बड़ा यूज़फुल है कि इस तरह का कंटेंट किस तरह के लोग देखना चाहते हैं, इस तरह का कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह का कंटेंट किस इंडस्ट्री के अराउंड है। ये सारी की सारी जो है ना, ये इसके अंदर प्रोविजंस हैं कि जी लेट्स से ये ब्लॉग मैंने बना दिया, जिस ब्लॉग में मैं अभी मैन्युअली ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। बहुत कोई अमेजिंग बात नहीं है, 1000 लोगों के ब्लॉग्स होते हैं, मैंने कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं की। हाँ, देखने में मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा था। मैंने ये कंटेंट का वो डाल दिया कि आप इसमें जाके देख सकते हैं। आपने अगर आपको लेट्स से चैप्टर की तरह कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, आप क्लिक किया, आपको डायरेक्टली उस पर ले जाएगा। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अगेन बड़ा एक्साइटेड था, मैंने एक रात को बैठ के ही बनाया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं इसको किसी तरह ऑटोमेट कर सकता हूँ। ऑटोमेट से क्या मुराद है कि जितना भी मेरा पुराना कंटेंट है, क्या मैं उस सारे को ऑटोनमसली इसको मैं पॉपुलेट कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे आ जाए। सोचना शुरू हुआ, मैंने ब्रेक डाउन किया, मैंने कहा होता क्या है। एक यूट्यूब की वीडियो है, उस यूट्यूब के वीडियो के पीछे एक ऑडियो है। उस ऑडियो को अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ और उस ऑडियो को मैं किसी एजेंट को दूँ और उससे कहूँ कि यार इसको ट्रांसक्राइब कर लो, स्पीच टू टेक्स्ट कहा जाता है, उसको मैं ट्रांसक्राइब कर लो, तो मेरे पास पूरा टेक्स्ट आ जाएगा कि भाई इस एपिसोड में क्या बात हुई। मतलब वर्ड बाय वर्ड जेन्युइन ऑथेंटिक सारा टेक्स्ट आ जाएगा। मुजम्मिल ने क्या बोला, गेस्ट ने क्या बोला, इन अ क्रैपी फॉर्म ऑलरेडी वो अवेलेबल होता है। यूट्यूब उसको ट्रांसक्राइब करके जो कैप्शंस ऑटोमेटिकली ऐड करता है वो उसके पास अवेलेबल होता है। फिर अगर मेरे पास ये अंडरलाइंग टेक्स्ट आ गया तो मैं इसके ऊपर एक एजेंट बना सकता हूँ जो कि इस टेक्स्ट को उठाएगा और उसको उठा करके वो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर देगा। वो कहेगा यार एक आर्टिकल लिख दो इसके बारे में, हेडलाइन लिख दो, जो भी मुझे करना है वो लिख दो। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया इन सारे स्टेप्स के अंदर, और मैंने क्लॉड से पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे सारा बिल्ड करना है, मुझे बताओ कि मैं किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर सकता हूँ। उसने मुझे ना लिस्ट ऑफ टूल्स दे दी। उसने कहा जी make.com एक टूल है, एपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, टूल है, और इस तरह के 4-5 डिफरेंट टूल्स हैं। मैं 2 सेकंड के अंदर आपको क्विकली दिखाता भी हूँ। तो वो इंस्टॉल कर लो, उनके MCP सर्वर सबके एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे मुझे दे दो, मैं घुस के ना ये सारा बिल्ड कर देता हूँ। मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह क्लॉड भाई, आप तो किंग हैं, आप सब कर सकते हैं। मैंने यही किया, मैंने सारे के सारे ये टूल्स कनेक्ट किए, अकाउंट्स बनाए। कुछ पेड थे, कुछ फ्री थे। जो पेड वाले थे वो अगेन सबकी कोई $10 की, 15-20, मैक्सिमम $20 की मेंबरशिप थी, या क्रेडिट्स थे कि आपने $20 बस डाल दिए, अब जब तक वो क्रेडिट्स पूरे नहीं हो जाते आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये प्लेटफॉर्म है मेक, जिसके ऊपर मैं आया, मैंने आकर के एक तो क्लॉड को एक्सेस दिया, फिर मैंने उसको फ्रेमवर्क बताया कि यार मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे इस तरह से इसका ना सोल्यूशन तुमने बिल्ड करके देना है। तो उसने बैठ के ये मेरा सारा का सारा बिल्ड किया। अगेन इसमें मुख्तलिफ आप देख रहे हैं ऑटोमेशन बिल्ड हुई हुई हैं। वन ऑफ दोज फॉर एग्जाम्पल इज़ दिस TBT की, जो कि जब भी एक नई यूट्यूब पे वीडियो आती है वो उसको उठाता है, वो उसको उठा करके उससे ऑडियो एक्सट्रैक्ट करता है, ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके ये एपिफाई उसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करता है, ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके वो उसको आगे भेजता है। उसके अराउंड जो है ना उसकी स्पीच टू टेक्स्ट की फुल ट्रांसक्रिप्शन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन आगे जाती है, उस पर क्लॉड का एक्सेस है, क्लॉड उसके ऊपर सर्टन एनालिसिस परफॉर्म करता है, और एनालिसिस परफॉर्म करके मल्टी स्टेप एनालिसिस होता है, और एनालिसिस परफॉर्म करके वो मेरी वेबसाइट को भेज देता है, और मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसको पब्लिश कर देती है। अब ये ऑटोमेटिक से क्या मुराद है, और इसके अंदर टूल्स जो हैं, अगेन एपिफाई लगा हुआ है, इसमें इंस्टेंटली लगा हुआ है फॉर माई CRMs, इसके अंदर Beehive लगा हुआ है फॉर माई
न्यूज़लेटर्स, इसके अंदर make.com यूज़ हो रहा है एज एन ऑर्केस्ट्रेशन, एज एन ऑटोमेशन, इसके अंदर परप्लेक्सिटी यूज़ हो रहा है फॉर रिसर्च, वेब रिसर्च, इसके अंदर क्लॉड यूज़ हो रहा है फॉर एनालिसिस एंड राइटिंग, जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। एनीवेज, इस तरह के और 5-8 और सॉफ्टवेयर्स हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ना मैंने ये जो लिसन वाला पैनल है, इसके अंदर जब भी मेरी नई एपिसोड आती है ना, तो खुद से ऑटोमेशन चलती है और वो अगले कोई तकरीबन जो ये वाली एपिसोड है ना, क्योंकि ये उर्दू में होती है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो 4 से 6 घंटे के बाद इसके ऊपर अपलोड होती है। अपलोड होके उसका जो आर्टिकल जनरेट होता है, वो एजेंट को खुद से पता होता है कि यार ये या तो गेस्ट है, अगर गेस्ट है तो वो गेस्ट को रिसर्च करके उसका नाम लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका सारा कुछ वो खुद से डिफाइन करता है और डिफाइन करके वो उसको डाल देता है कि यार ये थॉट बिहाइंड थिंग्स में जाएगी या दिल की बात में जाएगी। अच्छा, बेशक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मेरे टाइटल में भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एजेंट इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि यार इसने स्टार्ट में बोला है कि जी वेलकम बैक टू दिल की बात या वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स, या अगर नहीं भी बोला तो वो डिफाइन करता है कि इस एपिसोड के अंदर गेस्ट है या नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो रही है उसमें वो खुद से ये डिफाइन कर लेता है कि यार ये 2 डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं, और वो मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रांसक्रिप्शन देता है कि जी मेरा नाम लिखा होता है, फिर वो मेरा लाइन आती है, दूसरे का नाम लिखा होता है, उसकी लाइन आती है। वो इतनी डिटेल में मुझे उसके अराउंड इन्फॉर्मेशन देता है कि इट्स क्रेजी, इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। खैर, उस इन्फॉर्मेशन को उठा करके वो खुद से डिफाइन करता है कि मुझे इस एपिसोड को दिल की बात में फेंकना है या मुझे इस एपिसोड को थॉट बिहाइंड थिंग्स में फेंकना है। आप दिल की बात में जाते हैं, आपको सारा उसमें आर्काइव्ड कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी है वो सारा कंटेंट के अराउंड पूरा आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें डिस्कस हुई है वो उसमें अवेलेबल है। अच्छा, थॉट बिहाइंड थिंग्स का जैसे जैसे जो भी नई एपिसोड आती है वो खुद से इसके ऊपर पॉपुलेट भी हो जाती है, वो खुद से इसके ऊपर यहाँ पे लेटेस्ट वन, चाहे वो बियॉन्ड द बबल पॉडकास्ट की आ रही हो, चाहे थॉट बिहाइंड थिंग्स की आ रही हो, चाहे दिल की बात की आ रही हो, वो खुद से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सारी ऑटोमेशंस, ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म जिसके लिए मुझे लिटरली 20 लोगों की टीम चाहिए थी और वो भी इसमें मिस्टेक्स कर देते और वो इतने अच्छे नहीं कर सकते थे, ये सारा का सारा मैंने 4 दिन में किया है। ऑल इन रेपलेट का मेरा जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $500 4 दिन में। इस पे पिछले 2 हफ्ते के अंदर सारे टूल्स मिला करके ना मेरी टोटल कॉस्ट जो इस वक्त आई है वो $500 है। मेरी जो रनिंग कॉस्ट है इस वक्त वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ क्लॉड की और कुछ टूल्स की वो तकरीबन $400 है, विच इज़ वॉट 1,20,000 रुपये। जिस 1,20,000 रुपये में आपको एक 3-4 साल का, बमुश्किल 3-4 साल का एक एम्प्लॉय मिलता है पाकिस्तान में, जो कि कोई एक टास्क परफॉर्म कर सकता है। और वो यहाँ पर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम मैं कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग का काम भी कर रहा हूँ, और जो मैंने आपको नहीं बताया, जब ये सारा हो गया मैंने साइबर सिक्योरिटी की स्किल डाली, मैंने एसईओ की स्किल डाली, मैंने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की स्किल डाल के मैंने क्लाउड को बोला, मैंने कहा यार मेरे पूरे प्रोजेक्ट को उसकी डॉक्यूमेंटेशन तुम सही बनाओ ताकि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाए तो ये क्लंकी और इनएफिशिएंट ना हो जाए। मैंने उसको बोला कि यार इसकी साइबर सिक्योरिटी सेट करो कि इसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, कोई एपीआई वगैरह तो नहीं है ऐसे जो कि एक्सपोज्ड हो, और 10,000 मसाइल होते हैं, वो तो कोई नहीं है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने उसको एसईओ का जब बोला, यार उसने ऐसी ऐसी मुझे चीज़ें बताई जो मुझे पता भी नहीं थी। और मतलब छोटी फेव आइकॉन होता है, ऊपर इमेजेस होती हैं, उसने कहा जी शेयर जब करोगे व्हाट्सएप के ऊपर तो क्या इमेज आएगी तुम्हारी वेबसाइट की, मैंने कोई डाली भी नहीं थी। फिर उसने बोला कि जी इंडेक्सिंग होती है तो तुम जाओ और जाके पहले गूगल पे इंडेक्स करो, और उसने कहा कि जो LLMs है ना जिसके ऊपर ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो उस पर वो आपको किसी चीज़ के बारे में भी बताता है। तो LLM सारे गूगल सर्च नहीं इस्तेमाल करें, वो बिंग सर्च इस्तेमाल करें। 80% ऑफ सर्च का वेट जो है वो बिंग के ऊपर है। उसने कहा जी बिंग के ऊपर जाके अपने आप को इंडेक्स करो। मैंने वो सारी अपनी वेबसाइट की लिंक्स और आर्टिकल सारे उसके ऊपर डाले। अब मेरी वेबसाइट जो है, या जितने भी आर्टिकल्स हैं, या जितना भी कंटेंट है, जो कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वॉइड में पड़ा हुआ था, अब वो अवेलेबल है कि वो सारे चैटबॉट्स पढ़ रहे हैं। वो सारे के सारे लोग, अगर कोई सर्च कर रहा है, कोई गेस्ट को भी सर्च कर रहा है, उसको मेरी लिंक नज़र आ रही है, वो उधर से रीड आउट होकर मेरी वेबसाइट के ऊपर पोटेंशियली आ सकता है। अगेन शायद टेक्निकल लोग जो है ना, मैं बार बार बोलूँगा, शायद टेक्निकल लोग अभी भी देख के बोलें कि यार तूने कोई छत नहीं फाड़ ली, ये बहुत आसान काम है, हम सुबह शाम करते हैं। डेफिनेटली करते होंगे, मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। मेरे लिए ना दिस इज़ अ गेम चेंजर, लिटरली दिस इज़ अ गेम चेंजर कि मैंने हफ्ते डेढ़ के अंदर प्रॉपर प्लेटफॉर्म वेबसाइट बना ली, मैंने एक पूरा का पूरा इंजन बना लिया है जिसके अंदर मेरा सारा का सारा कंटेंट अब इधर ऑटोमेटिकली सारा मैनेज हो रहा है। अब मैं, क्योंकि मेरे पास ये बेस लेयर आ गई है और ये सारा कॉन्टेक्स्ट मेरा इसका मैनेज हुआ हुआ है, अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट ऑटोमेशन बिल्ड करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं जो कंटेंट है, मैं टाइम नहीं होता मैं लिंक्डइन पे नहीं शेयर कर सकता। अब भाई मेरी जो एपिसोड आ रही है उस मेरी बोली हुई चीज़ है ना, कोई रैंडम एआई से जनरेट तो नहीं किया हुआ। उस एपिसोड को अगर मैंने जाके लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना है, मैंने एक्स के ऊपर शेयर करना है, मैंने 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है,
मैं उस सारे को ऑटोमेट कर सकता हूँ। मेरा जितना भी बंदा आ रहा है, अगेन 4 डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर, उसके अराउंड मेरे पास डिफरेंट जगहों के ऊपर लेट्स से न्यूज़ लेटर के लिए, आगे पीछे चीज़ों के लिए लोग आ रहे हैं। उस सारे को मैंने पीछे सीआरएम बना के उसको ऑटोमेट करना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज से पहले ढेर सारे महीने लगाती थी, और ये मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का काम था, और ये बहुत सारे महीनों का काम था जो कि मैंने 5 दिन के अंदर खुद से अकेले बंदे ने बैठ के कर दिया। और ना सिर्फ मैंने खुद कर दिया, बट इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू की मुझे अब समझ आई है ना एआई की, जेन्युइनली एआई की वैल्यू की समझ आई है, और उसकी वजह से मेरे लाइक आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम, बिकॉज आई कैन ट्रूली सी वेयर दिस इज गोइंग, आई कैन ट्रूली सी वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज ट्रूली। जो वैल्यू है वो नॉन टेक्निकल डोमेन एक्सपर्ट्स की है। मतलब मुझे अगर पता है ना कि यार ये कंटेंट की दुनिया किस तरह काम करती है, तो मैं जब इससे बात करके जो चीज़ बना रहा हूँ वो आम आदमी बना ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो इतनी निटी-ग्रिटीज़ पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि यार वैल्यू किधर है, डिमांड किधर है। मैं उससे कॉन्स्टेंटली जब बात कर रहा हूँ, वरना क्या होता है कि एक इंजीनियर आके जब यही चीज़ बनाने की कोशिश करता है, मैं अगर आज क्लॉड कोड एक इंजीनियर को देता हूँ ना, तो यही चीज़ जो 5 दिन में हुई है, ये 50 दिन में होगी, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाएगा, वो बार-बार बना करके मुझे भेजेगा, मैं उसको फीडबैक दूँगा। उसको खुद से नेटिवली नहीं पता कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। द फैक्ट के दरमियान में सारे मिडलमैन ख़त्म हो गए हैं। मैं कॉन्स्टेंटली उसको बताता हूँ, वो मुझे 2-2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर जो है ना पूरी प्रोडक्ट डेवलप करके दे देता है, वरना तो 5-10 मिनट के अंदर वो फीचर्स ऐड कर देता है। तो मैं रन टाइम के ऊपर बिल्ड करता हूँ, रन टाइम के ऊपर फीडबैक देता हूँ, रन टाइम के ऊपर उसको एक्सपैंड करता हूँ, जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ है ना ऑफ व्हाट वी कैन ट्रूली क्रिएट नाउ, ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू आर इन्फिनिट, आर जेन्युइनली इन्फिनिट। एंड आई फील लाइक कि इस पूरी एआई की वेव को आपने इस तरह से नहीं अप्रोच करना कि ओहो जी एआई कोई बड़ी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है और कोई नई टेक्निकल चीज़ है जिसको हम यूज़ कर लेंगे। आपने सिर्फ इस तरह करना है कि यार जो भी मैं ज़िंदगी में कर रहा हूँ ना, उसको मैं ज़्यादा आसानी से कैसे कर सकता हूँ। कॉन्स्टेंटली सिस्टम्स थिंकिंग की तरह अपने सारे काम को ब्रेक डाउन करें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, क्योंकि हर काम ऐसा ही होता है। आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे लॉयर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप कुछ भी हैं ना, आपकी लाइफ में आपको सर्टन इन्फॉर्मेशन की इनपुट होती है, उसको आप सर्टन तरीके से प्रोसेस करते हैं, उसकी एक सर्टन आउटपुट होती है। उसको बैक ट्रैक करें कि उसमें से कितनी ऐसी इनपुट और आउटपुट है जो कि आपके दिन के अंदर यूजलेस तरीके से रिपीट हो रही है, जिसमें कोई आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, बस आपसे कोई आके कुछ बताता है, उसके ऊपर आप कुछ रिटर्न आउटपुट फालतू की दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करें, उसको देखें कि उसकी कोई डिजिटल सोर्स है जिससे आप उस इनपुट को लेकर उसको सर्टन तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं, तो आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी कि आप क्लाउड कोड को यूज़ करें, और उसको यूज़ करके आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को ऑटोमेट कर लें। और जब आप खुद अपने लिए कर सकते हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द हज़ार और लोगों के लिए कर सकते हैं। मतलब आज अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, मैं ये सोच रहा था, अभी मैंने ये इंडेक्सिंग जो की है, जो कि लिटरली 4 दिन में मैंने की है, मैंने अपना पूरा मुज़म्मिल हसन का ज़िंदगी का जितना भी कंटेंट है ना, वो इस वक्त ट्रांसक्राइब होकर के मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। 7.5 मिलियन स्पोकन वर्ड्स हैं जो कि अक्रॉस माय यूट्यूब चैनल पड़े हुए थे, जिसको अब मैंने ट्रांसक्राइब करके एक सॉर्ट ऑफ ब्रेन बना लिया है। अब मैं इस ब्रेन को बना करके मैं इसके अराउंड 50 आर्टिकल्स लिखूँ, मैं इसको इस्तेमाल करके मैं किताबें लिख लूँ, मैं 10 चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल ब्रेन डेड तरीके से करूँगा तो वो स्लॉप बनेगा, अगर मैं सोच समझ के करूँगा तो मैं इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। बट मैं इसको एक स्टेप आगे लेकर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार अगर मैंने ये एक छोटा सिस्टम बिल्ड कर लिया है, तो मैं क्यों ना ये सिस्टम 10 क्या 50 और यूट्यूब चैनल्स के लिए बिल्ड कर दूँ। और आज की तारीख में जो कस्टमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यार वो 2 घंटे की पॉडकास्ट नहीं सुन सकता। तो अगर वो मुज़म्मिल हसन की 2 घंटे की पॉडकास्ट नहीं सुन सकता, तो वो बाकियों की क्यों सुन रहा है बैठा हुआ। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि यार हर दिन या हर हफ्ते आपको एक डिस्पैच मिलेगा, और उसमें जो है ना इस हफ्ते का जितना भी पाकिस्तानी लैंडस्केप के अंदर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशनल, उस सारे को उठा के इंडेक्स करके उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स सारी के सारे आपकी ईमेल इनबॉक्स में आ जाएंगे। आज की तारीख में ये मेरे लिए कोई 4-5 दिन की गेम है, और इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी लाइक अगेन $200-300 अ मंथ टू सस्टेन दिस। अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, मैं करूँ नहीं करूँ देखी जाएगी, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अगर यही आइडिया मैं 6 महीने पहले इवन सोचता भी ना, तो मैं कहता जी एक पूरा प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम पूरी मार्केट के यूट्यूब का कंटेंट इकट्ठा क्या करेंगे, और हम एक सब्सक्रिप्शन बेचेंगे $5 की, और हम कहेंगे कि जी आप जो है ना आपको सारी इनसाइड की जो समरी हम आपके सामने रख देंगे। और मैं 6 महीने लगा के उसका एक MVP बना के जी इन्वेस्टर्स के पीछे भाग रहा होता, वो कहते हैं यार भाई क्या फारिग आइडिया तेरा, इस आइडिया ने क्या कर लेना है। अब जाहिर है इन्वेस्टर के लिए आइडिया बड़ा फारिग है, लेकिन अगर मैं इस आइडिया को 5 दिन में बैठ के बना सकता हूँ, और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ सकता हूँ, और आपसे मैं कोई पैसे ना चार्ज करूँ, मैं इसको एज अ मार्केटिंग एक्टिविटी इसको लॉन्च कर दूँ, या मैं कहूँगा यार
फ्री में इसको कंज्यूम करें। अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वो $200-250 की जो कॉस्ट है वो पूरी करने के लिए मुझे आप एक वो कर दें, पेट्रियन कर दें। तो आज ये पॉसिबल है एंड दैट आई थिंक इज सुपर सुपर एक्साइटिंग। वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। आप मेरी एक्साइटमेंट ज़ाहिर है देख रहे हैं। आई एम गोना बी डूइंग अ बंच ऑफ थिंग्स अराउंड दिस एंड आई बी शेयरिंग ऑल ऑफ देम विद यू एज वेल। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मैंने 10 दफ़ा सोचा, मैंने कहा यार इसको कैसे मॉडल करूँ, क्योंकि मैं इंसान का बैगेज होता है 6 साल का। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं कॉमेंट्रीज कर रहा हूँ। दिस इज गोइंग इन द टेरेन ऑफ tutorials. I don't want to do tutorials at all. I want to share use cases, real world में किस तरह से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, and I want to give you ideas, right? So अभी भी जिस तरह स्क्रीन शेयर करके ये थोड़ा डिफरेंट मॉडल था। Tell me what you think about this. Tell me if you'd like to know more about all of this new realm of possibilities that I'm discovering, and give me some ideas of what you think we can do with this, right? And I want to showcase that in public as well. बाकी जहाँ तक जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो तो दिखाया ही नहीं है। वो तो बहुत ही मज़े की चीज़ है, उसके अंदर तो ऐसी मैंने चीज़ें बिल्ड कर ली हैं। वो ट्रूली ऐसी चीज़ है जिसको जब आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार ये तो पूरा स्टार्टअप है। लिटरली एक पूरा स्टार्टअप है। ये आपने कैसे बिल्ड कर लिया, और मैंने नहीं सोचा था कि मैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो सारा कुछ बिल्ड कर सकूँगा। तो एनीवेज वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। जो भी अभी तक समझ आई है नहीं समझ आई, मैं ही बस एक्साइटेड हो रहा हूँ अपनी दुनिया के अंदर ही। आपको भी इसकी वैल्यू नज़र आ रही है, इसकी जो डिटेल्स हैं। बाय द वे, इसका मैं ये सोच रहा था कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना सीरीज स्टार्ट करूँगा 30 डेज़ टाइप की, जिसके अंदर मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर जो डिटेल्स है ना वो दिखाऊंगा कि मैं कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करता हूँ, क्लाउड कोड का मैं क्या करता हूँ। तो इफ़ यू वांट, मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। There's gonna be that series coming out very soon, inshallah. But what do you think about this entire thing and this new flow of content as well? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। थॉट्स बताइएगा कि यार आप लोग जो है ना, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर, लॉयर, दिस दैट, चैटबॉट्स के अलावा, चैटबॉट्स ठीक है हैं, वट एवर, देर इन माई ओपिनियन आई वुड से देर 20% of what AI or the power of AI is at this point in time. Are you using either Codex या Claude Code? And if you are, what are you using it for? What is your use case? What have you been able to build out of it? क्या आप इसके ऊपर आपने वो पेड मेंबरशिप ली हुई है या वो मुफ्त वाली दुनिया में रह रहे हैं? एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं खुद मैं नहीं खर्चा कर रहा था और मैं सस्ते में गुजारा कर रहा था। जेमिनी की मेरे पास प्रो मेंबरशिप थी, लेकिन बाकियों को मैंने लिफ्ट करा रहा था। अगर आपने इस इंडस्ट्री में घुसना है ना, क्योंकि मैंने एक साइकिल पूरा गुजारा हुआ है मीडिया वाला, तो मुझे अब साइकिल बहुत क्लियरली नज़र आ गया है और मैं खुद भी इस साइकिल को जाने नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह इससे बहुत पैसे बनाऊंगा और मैं बारहा आपको बोल रहा हूँ कि साइकिल को जाने ना दें। इसको हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, बहुत सारे कैप्चर कर सकते हैं और अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सर खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो खर्चा आपको करना पड़े टूल्स के ऊपर तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। मतलब आपको मैंने बोला ना $500 मैंने लगाए फॉर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टूल्स दैट आई एक्वायर्ड। 2 हफ्ते में जो मेरी लर्निंग हुई है ना, मतलब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ आपको कि यार बस मैंने उससे बातें की और मैं वो कर लिया। जनरली ऐसे नहीं होता, बातें तो मैंने की, लेकिन मैंने एक्चुअली इन टूल्स को समझा। मुझे समझ आई जो चीज़ें मुझे इंटिमिडेटिंग लग रही थी वो मुझे एग्जैक्टली समझ आ गई कि वो क्या कर रही हैं, उनका क्या रोल है। आज अगर आप मुझे क्लाउड कोड ख़त्म कर देना और मेरे इस इंजन को बोलें कि यार जाओ जाके फिक्स करो, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना सीख गया हूँ पिछले 2 हफ्तों के अंदर बाय वर्किंग विद ऑल ऑफ दिस। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन लर्न एवरीथिंग। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट टूल्स वर्किंग टुगेदर एंड डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो आपको यू नीड टू बी विलिंग टू स्पेंड मनी। आप बर्गर शगर के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, बट डॉलर के ऊपर 20, 25, $30 देते हुए जान जाती है। अगर आपको वैल्यू नज़र आए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी सकते हैं। ज़ाहिर है मैं एक प्रोफेशनल काम कर रहा था, मैंने उसके लिए इन्वेस्ट किया और मैंने इन्वेस्ट करके अब तो मैं क्लॉड $200 वाले अकाउंट के ऊपर बैठा हुआ हूँ और फेबल जो नया उनका आया हुआ है वो आजकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप $20 से शुरू करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। गेट एक्वेंटेड विद इट। इस वक्त टाइम पैसे कमाने का नहीं है, मैं बारहा आपको ये बात बोलूँगा। इस वक्त टाइम है, जब तक ये बबल चल रहा है ना, आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो कैपेबिलिटी है वो बिल्ड कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग एक्चुअली कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो ढिंडोरा पीट रहे हैं बैठे हुए। तो जो कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेगा वो आगे आगे बहुत कुछ कर सकता है। आगे वीडियो से मैं बताऊँगा भी कि वो बहुत कुछ क्या कर सकता है और क्या उसमें होगा। पहला ये कि टूल्स के ऊपर खर्चा करें। दूसरा ये कि मुफ्त में ढूंढें, आपको जहाँ पे कुछ मिलता है आप मुफ्त में जाएँ और जा करके सीखने की कोशिश करें। कि सीखने के ऊपर अगर आपको कोई पैसे लगाने पड़े तो आप लगाएं। मैं खुद भी चार्ज करूंगा, मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो आप मेरे पे खर्च करें, 100 बिस्मिल्लाह। नहीं करते मार्केट में कहीं और पे जाके खर्च करें ताकि आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं। मैंने लिटरली खर्च किया है, मेरी
ढेर सारी लर्निंग हुई है। तो मैंने वीडियोस करनी है इसी तरीके से फ़लसफ़े के ऊपर। वन ऑफ देम इज़ अबाउट हाउ पाकिस्तानीज़ डील विद मनी। बट जेन्युइनली अगर आप पैसे को इस तरह देखेंगे ना कि यार बहुत दिल को लगा के रखेंगे, पैसा मैंने छोड़ना नहीं है, पैसा मैंने देना नहीं है, तो पैसा नहीं आता। यू हैव टू हैव अ ग्रोथ मेंटालिटी एंड यू हैव टू हैव एन अबंडेंस माइंडसेट। आप जितना ज़्यादा मार्केट में देंगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको वापस देगी। इट्स हाउ यू डील विद मनी एंड हाउ मच यू थिंक थिंग्स आर वर्थ आर एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट यू थिंक यू आर वर्थ। सो एनीवे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग टाइम्स आई थिंक। मुझे काफ़ी हद तक पिछले 2 हफ्तों के अंदर क्लैरिटी मिली है कि ये सारा कुछ किस तरह जा रहा है। मेरे लिए अब मैं बहुत क्लियर हूँ कि वो जो यूटोपिया और डिस्टोपिया है ना, वो साइड पे है और एग्जैक्टली दुनिया किधर जा रही है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। सब चूना है कि वो जी सब जॉब्स चली जाएंगी और सब कुछ एजेंट्स खुद कर लेंगे, नहीं करेंगे। एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली अच्छी सी कर रहे हैं। उनको उठाकर, उनको जोड़ के उसके अराउंड सॉल्यूशंस बिल्ड करना एक पूरी नई साइंस है। और जो इसको इस वक्त सीख जाएगा वो आई थिंक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इन मेनी डिफरेंट वेज, बट डेफिनेटली मॉनेटरीली एज वेल बिकॉज मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड देयर। एनीवेज यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा नाम सैयद जैदी है और आप देख रहे थे दिल की बात।